हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक सिंह और आज के सेशन से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग लास्ट 6 मंथ्स का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। जिसमें हम लोग पहला पार्ट लेके आ रहे हैं जिसमें हम लोग जुलाई अगस्त और सितंबर मंथ का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसमें कवर अप करने की कोशिश करेंगे और बाकी जो इसके नेक्स्ट पार्ट्स होंगे उसमें रिमेनिंग जो हमारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं वो हम लोग रिवाइज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ की अगर बात करें तो भारतीय मूल्य के जो गणितज्ञ हैं अक्षय वेंकटेश, इनको जो है जो प्रतिष्ठित फील्ड पदक है उससे इनको सम्मानित किया गया है। और फील्ड पदक की अगर बात करें तो उसको जो है मैथ्स के नोबेल प्राइज़ की तरह भी माना जाता है। ये पुरस्कार जो है 4 लोगों को दिया गया है और उन 4 लोगों में से भारतीय मूल के जो अक्षय वेंकटेश हैं वो भी इसमें शामिल है। तो फ्रेंड्स हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा कि भारतीय मूल के कौन से ऐसे गणितज्ञ हैं जिनको जो है मैथ्स के फील्ड्स पदक से सम्मानित किया गया है। तो हम नाम ध्यान रखेंगे अक्षय वेंकटेश। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला है कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल जो है 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी जी ने पीस के लिए काफ़ी अच्छा कुछ काम किया था, काफ़ी एफर्ट किया था, सेम उसी तरह से साउथ अफ्रीका के गांधी जी के तौर पर नेल्सन मंडेला जी को जाना जाता है। और इस बार की अगर बात करें तो इस बार उनकी 100वीं वर्षगांठ थी। 18 जुलाई 1918 में उनका जन्म हुआ था। और हर साल जो है 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये डे रिकॉग्नाइज है और इस बार की जो थीम है, इस बार का जो विषय रहा वो रहा गरीबी के खिलाफ कार्रवाई। ठीक है, तो पॉवर्टी के अगेंस्ट जो इनके एक्शंस वगैरह रहे वो इस बार के पर्टिकुलर जो है थीम का जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है। और ये नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे जो है नवंबर 2009 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। फ्रेंड्स एक पॉइंट हम यहाँ पर और ध्यान रखेंगे, इसी साल यूनाइटेड नेशंस की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशंस ने ये डिक्लेयर किया है कि जो नेक्स्ट जो है डिकेड दैट इज़ फ्रॉम ईयर 2019 2019 से लेके 2028 तक का जो समय है, इस टाइम स्पेन को नेल्सन मंडेला डिकेड के तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये रिप्रेजेंटेशन होगा पीस का। और नेल्सन मंडेला डिकेड के तौर पर इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। तो 2019 से लेकर 2028 तक ये जो 10 ईयर्स हैं, ये जो डिकेड है, इन 10 ईयर्स की बात करें, 10 ईयर्स की बात करें तो ये पूरी तरह से पीस को डेडिकेटेड होगा और नेल्सन मंडेला जी को इसको ऑनर देने के लिए इसको जो है किया गया। दूसरे पॉइंट्स हम फ्रेंड्स कुछ और पॉइंट्स देखते हैं जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए बन सकते हैं। देखिए यहाँ पर यूएन की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस जो कि जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संगठन के नाम से जानते हैं यूएन, यूनाइटेड नेशंस के इस समय करंट जो है सेक्रेटरी जनरल या यूएन के हेड कौन है, तो हमें आंसर ध्यान रखना है मिस्टर एंटीनियो गुटरस। मिस्टर एंटीनियो गुटरस की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संगठन के ये इस समय इसके महासचिव हैं, इसके सेक्रेटरी जनरल हैं और ये यूएन के हेड हैं। एक पॉइंट और यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा कि यूएन के जो हेड है मिस्टर एंटीनियो गुटरस, ये किस देश के हैं, तो ये पोर्चुगल की अगर बात करें या पुर्तगाल देश की अगर बात करें तो ये पुर्तगाल देश से हैं और ये इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा है संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो फ्रेंड्स हम आंसर ध्यान रखेंगे न्यूयॉर्क यूएसए की अगर बात करें तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र संगठन को 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 में सेटअप किया गया। 24 अक्टूबर 1945 में जब इसको सेटअप किया गया था, तो इसीलिए इस डे को 24 अक्टूबर को हम यूएन डे, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन डे या फिर संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, दैट इज 24 अक्टूबर 1945। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। और इसमें फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र संगठन में एट प्रेजेंट 193 मेंबर कंट्रीज इसके सदस्य हैं, 193 देश जो है ये इसके सदस्य हैं। और इन 193 मेंबर कंट्रीज की बात करें तो इसमें हमें एक और क्वेश्चन ध्यान रखना है, इसमें जो सबसे लेटेस्ट मेंबर या सबसे जो आखिरी में सदस्य जोड़ा गया, हमें ध्यान रखना है 2012 में जो है साउथ सूडान या फिर दक्षिणी सूडान की अगर बात करें तो साउथ सूडान जो है ये इसका सबसे लेटेस्ट मेंबर के तौर पर ऐड ऑन हुआ। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन में हमें ध्यान रखना है यूएन का 193rd मेंबर कौन है, साउथ सूडान। फ्रेंड्स एक पॉइंट हम यहाँ पर फैक्ट में और याद रखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस में टोटल जो है 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को जो है यूज़ किया जाता है। जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनका नाम आपको ध्यान रखना है। नेम इज़ वेरी इजी, ऐसे याद रखेंगे, इंग्लिश हो गई, स्पेनिश, फ्रेंच फ्रेंच दिस वन इज सॉरी फ्रेंच लैंग्वेज, रशियन एंड चाइनीज। तो ये तो 5 लैंग्वेजेस आपको ध्यान ही रखनी है। टोटल 6 लैंग्वेज यूएन में ऑफिशियल तौर पर है।
इसके अलावा सबसे अगर पूछा जाए सबसे लेटेस्ट लैंग्वेज इसमें कौन सी ऐड ऑन हुई, यूनाइटेड नेशन में टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेज, 6 कार्यकारी भाषाएं इसमें। इसमें आपको ध्यान रखना है आंसर अरबिक। अरबिक लैंग्वेज की अगर बात करें तो ये सबसे लेटेस्ट वन ऐड ऑन की गई, दैट इज़ इन ईयर 1974। ये अरबिक लैंग्वेज को ऐड ऑन किया गया और ये यूएन में टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन में। देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संगठन को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है इसको सेटअप किया गया। मोटिव था इसका वर्ल्ड के पीस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, विश्व में शांति की स्थापना हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन या वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन दोबारा ना हो, इसीलिए जो है इसको हमने सेटअप किया था। तो फ्रेंड्स, ये तो आप पॉइंट ध्यान ही रखेंगे कि नेल्सन मंडेला डे कब सेलिब्रेट किया था, 18 जुलाई को। ये पॉइंट हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और ईयर 2019 से 2028 तक जो है पीस के तौर पर नेल्सन मंडेला को डेडिकेट किया गया। नेल्सन मंडेला डिकेट के तौर पर इसको सेलिब्रेट किया जाएगा, दैट इज़ फॉर द पीस। 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशंस की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशंस को सेटअप किया गया था। ये पॉइंट हम याद रखेंगे, यूएन वॉज सेटअप 24 अक्टूबर 1945। इसके अलावा यूएन में टोटल मेंबर कितने हम याद रखेंगे, 193। यूएन में टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है, 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, दैट इज इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, रशियन, चाइनीज़ और अरबिक लैंग्वेज इज द लेटेस्ट वन। टोटल 6 लैंग्वेजेस हो गई जिसको 1974 में ऐड ऑन किया गया। और इसका सबसे लेटेस्ट मेंबर यूएन का कौन सा है, दैट इज साउथ सूडान। और टोटल 193 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी। एंड इंडिया वॉज द फाउंडर कंट्री, है ना, हम लोग भी फाउंडर देशों में से एक थे। स्टार्टिंग में जब इसको सेटअप किया गया था तो वी वर ऑल्सो अ फाउंडर कंट्रीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन देखते हैं। होप सो फ्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी आपके जो है व्यूज़ हैं वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है या जो भी है। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ की अगर बात करें, देखिए तो माइक्रोसॉफ्ट ने वॉलमार्ट के साथ जो है फिलहाल टाई अप किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वॉलमार्ट के साथ टाई अप किया है। देखिए इसका टाई अप का मोटिव क्या है। देखिए अमेज़ॉन की अगर बात करें तो रिटेल सेगमेंट में इस समय वर्ल्ड में काफ़ी जो है बेटर तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से वर्ल्ड की जाइंट कंपनी है अमेज़ॉन, ये काम कर रही है और ये यूएस की कंपनी है। देखिए वॉलमार्ट की अगर हम बात करेंगे तो वॉलमार्ट के जो है हेड की अगर बात करें मिस्टर जेफ बेजोस, या इनके फाउंडर की अगर बात करें मिस्टर जेफ बेजोस, इनकी अगर बात करें तो ये करंटली वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट पर्सन है, विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और अमेज़ॉन जो है रिटेल सेगमेंट में डील करता है। अमेज़ॉन की आपने वेबसाइट्स वगैरह भी देखी होगी और वर्ल्ड लेवल पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये अपने प्रोडक्ट्स सेल आउट करता है और इसके कई सारे जो है विंग्स हैं बिजनेस के। सेम इसी तरह से रिटेल सेगमेंट में काम करता है वॉलमार्ट। फ्रेंड्स, आपने वॉलमार्ट का नाम कुछ दिन पहले काफ़ी हाईलाइटेड था, ये न्यूज़ में आपने सुना भी होगा कि इंडिया की जो टॉप लेवल की हमारे यहाँ ई कॉमर्स की कंपनी है, दैट इज़ अ फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट को 16 बिलियन यूएस डॉलर में जो है वॉलमार्ट ने खरीद लिया था। तो अमेज़ॉन जो है, अमेज़ॉन को काफ़ी अच्छे तरीके से कॉम्पिटिट कर रहा है वॉलमार्ट। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए वॉलमार्ट ने क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप किया है। इसमें बेसिकली होगा क्या फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट जो है टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पर वॉलमार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जिसमें अगर हम बात करें तो उसको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, डेटा कलेक्शन, या फिर अगर हम बात करें आपको क्लाउड कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़, तो इस तरह से नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ में ये जो फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करेगा माइक्रोसॉफ्ट, किसको, वॉलमार्ट को। फ्रेंड्स एक पॉइंट और याद रखिएगा, वॉलमार्ट की अगर हम बात करें तो वॉलमार्ट के इस समय जो हेड हैं उनका नाम ध्यान रखिएगा, डॉग मैकमिलन। डॉग मैकमिलन की अगर बात करें तो डॉग मैकमिलन ये जो है ये जो है वॉलमार्ट के हेड हैं। और माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें, ये तो हो गए आपके वॉलमार्ट के हेड। और माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के हेड का नाम ध्यान रखिएगा, मिस्टर सत्य नडेला। मिस्टर सत्य नडेला की अगर बात करें, ये एक भारतीय मूल के हैं और भारतीय, इनका नाम ध्यान रखेंगे हम, सत्य नडेला, ये इस समय माइक्रोसॉफ्ट के हेड हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर वी ऑल नो दैट, ठीक है, कि अगर बात करें मिस्टर बिल गेट्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस न्यूज़ में, इस कंटेंट में हमें ये पॉइंट बस ध्यान रखना है कि वॉलमार्ट ने किस कंपनी के साथ टाई अप किया है टू कॉम्पिटिट अमेजॉन, देन आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ वॉलमार्ट ने डील साइन किया है और इसमें माइक्रोसॉफ्ट जो है टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पर वॉलमार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग पर वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर काफ़ी ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं। हर जगह कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को लेके, इश्यूज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चलता रहता है। इसी सेगमेंट में आगे बढ़ते हुए हरियाणा की गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिया है। हरियाणा सरकार की अगर बात करें तो मिस्टर मनोहर लाल खट्टर जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक पौधागिरी नाम की स्कीम स्टार्ट किया है। पौधागिरी नाम का जो मिशन है उसमें उन्होंने क्या किया है, जो है मौलसरी का पौधा लगाकर ये पर्टिकुलर गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम से इस जो है स्कीम को स्टार्ट किया है। इसमें इन्होंने जो है अगर बात करें तो जुलाई, अगस्त एंड सितंबर के मंथ में क्लास 6 से क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं वो अराउंड 22 लैक्स स्टूडेंट, उनसे ये उम्मीद किया है कि वो कम से कम हर एक स्टूडेंट कम से कम एक एक पौधा लगाएगा।
और इससे जो इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुँचेगा। और हरियाणा में जो अगर बात करें तो जो फॉरेस्ट कवरेज है या फिर अगर बात करें जो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को एडवांटेज पहुँचाएगा, वो चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो सिंपल सा हमारे लिए क्वेश्चन, पौधागिरी नाम का मिशन जो है किस स्टेट में लॉन्च किया गया? हरियाणा में लॉन्च किया गया। ठीक है, सिंपल। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जो है बैंक या फिर एसएससी जैसे पेपर्स को दे रहे हैं या फिर अदर, आप स्टेट से नहीं सेंट्रल लेवल पर अगर कोई भी पेपर दे रहे हैं, तो उसमें जो स्टेट्स की पर्टिकुलर स्कीम है उनका बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं होता है। हाँ, अगर आप हरियाणा एसएससी का पेपर दे रहे हैं तो इस स्कीम से रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे किस स्टेडियम से लॉन्च किया गया, ताऊ देवीलाल कॉम्प्लेक्स स्टेडियम से शुरू किया गया, मौलसरी का पौधा लगाया, किसने स्टार्ट किया, मिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने, तो वहाँ पर आपको डिटेल्स में कंटेंट पूछा जा सकता है। बट अगर आप वैसे ध्यान रखते हैं तो वैसे आप जिस स्कीम का नाम ध्यान रखिएगा कि पौधागिरी नाम का मिशन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। ओडिशा की अगर बात करें तो ओडिशा को में हमने सेटअप किया है देश का पहला नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देश का पहला नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की अगर बात करें तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में इसको सेटअप किया गया है। इस नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मोटिव ये होगा कि हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट, जो लोगों को हुनरमंद बनाने के लिए जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, उसको और ज़्यादा बूस्टअप किया जाए। हमारे देश में नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ जो है, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, चाहे हमारे देश में जो नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं वो जनरेट हो रही हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमको उन चीज़ों को अच्छे से कैटर करने के लिए हमारे पास अच्छे स्किल्ड लेबर होने चाहिए, मतलब हुनरमंद लोग होने चाहिए जो पर्टिकुलर जो है, जो कोई भी जो प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करें उसमें लाके जाके लोग जो है अच्छे से काम कर सकें और एक उनको प्रॉपर स्किल्ड लेबर जो है वो प्रोवाइड हो। तो उसके लिए हमें क्वेश्चन आंसर ध्यान रखना है, सिंपली हम पॉइंट याद रखेंगे। देश का पहला नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTI कहाँ पर ओपन हुआ है? इसकी अगर बात करें तो उड़ीसा में। जहाँ पर आप उड़ीसा में एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपको ध्यान रखना है तो भुवनेश्वर में, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में, तो भुवनेश्वर में आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर सेटअप किया गया। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन देखते हैं। देखिए IIT मद्रास ने यहाँ काफ़ी रिमार्केबल वर्क करके दिखाया है। देखें अगर इसमें क्या है, IIT मद्रास ने वर्ल्ड का पहला लोकल इलेक्ट्रोड एटम प्रोब नाम का जो है माइक्रोस्कोप, जो है लॉन्ग डिस्टेंस ऑपरेटेबल माइक्रोस्कोप, जिसको अगर हम कहें तो दूर संचालित माइक्रोस्कोप लीप को जो है शुरू किया है। इस लीप की खासियत ये है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस से थोड़ी दूरी से जो है, जो आपके पर्टिकुलर जो एटम है या फिर जो आपका जो कमोडिटी है, जो पदार्थ है, उसको प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व कर सकता है लॉन्ग डिस्टेंस से। जनरली अगर माइक्रोस्कोप की बात करें तो माइक्रोस्कोप तभी प्रॉपर्ली फंक्शन करता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा उसके क्लोज रखें, लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस ऑपरेटेबल माइक्रोस्कोप है जो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगा। तो IIT मद्रास ने इसको कुछ अलग इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर जो है इसको बनाया है और 40 करोड़ रुपीज़ की कॉस्टिंग के साथ इसको तैयार हुआ है। तो हमारे लिए एक तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है हमें, लोकल इलेक्ट्रॉन एटम प्रोब लीप नाम का जो माइक्रोस्कोप, लॉन्ग डिस्टेंस ऑपरेटेबल माइक्रोस्कोप डेवलप किया है और ये किसने बनाया है? IIT मद्रास ने। तो IIT मद्रास का हम यहाँ पर नाम ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन देखते हैं। देखिए फोर्ब्स की अगर बात करें तो फोर्ब्स जो है वर्ल्ड की प्रेस्टीजियस मैगजीन्स में से एक है ना। और फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की है, दैट इज सेलिब्रिटीज़ 100 लिस्ट, मतलब वर्ल्ड की जो टॉप 100 पेड सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने एंटरटेनमेंट सेगमेंट्स में काफ़ी अच्छा काम किया, लोगों को काफ़ी जो है मनोरंजन पहुंचाया है। उसमें अगर टॉप पेड जो है अगर सेलिब्रिटीज़ की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले नंबर पर टॉप किया फ्लाइड मैवेंदर। फ्लाइड मैवेंदर की अगर बात करें तो US के ये बॉक्सर हैं, ये एथलीट हैं। इनकी अगर बात करें तो इस पेड लिस्ट में ये सबसे नंबर 1 पर है। $285 मिलियन इनकी जो है इनकम है। और इंडिया की तरफ से अगर बात करें तो इंडिया की तरफ से भी हम नाम याद रखेंगे कि टॉप 100 की लिस्ट में मिस्टर अक्षय कुमार $40.5 मिलियन के साथ 76 नंबर पर हैं। और साथ ही साथ हम सलमान खान जी का नाम भी याद रखेंगे, 82 नंबर पर वो हैं। तो हमारे लिए क्वेश्चन, टॉप 100 पेज जो है सेलिब्रिटीज़ की अगर बात करें तो उनमें इंडिया की तरफ से किसको इंक्लूड किया गया? अक्षय कुमार 76 नंबर सॉरी, सलमान खान 82 नंबर, और फ्लाइड मैवेंदर जो है इस लिस्ट में नंबर 1 पर है, जो कि एक बॉक्सर है, एथलेटिक्स हैं और ये वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं। ऐसे भी आप इनका नाम रखिएगा। तो फ्लाइड मैवेंदर ये जो है इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन देखते हैं। देखिए IMF की अगर बात करें, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF ने 2019 में भारत की जो GDP की जो ग्रोथ रेट है उसको 7.3% जो है वो प्रेडिक्ट किया है। कहीं ना कहीं IMF ने हमारी जो है GDP की ग्रोथ रेट को थोड़ा सा रिड्यूस भी किया है। पहले अगर हम बात करें तो पहले जो है 2018 की अगर बात करें तो 2019 और 20 में ये यहाँ डेटा इन्होंने चेंज किया है।
2019 के लिए पहले हमारा डेटा था 7.4%, बट अब IMF ने इसको 7.3% कर दिया। दैट मीन्स 10 बेसिस पॉइंट्स में यहाँ पर इसको कट डाउन किया है, या 10 आधार अंकों से कटौती किया है। 2020 में पहले प्रोडिक्शन थी कि 7.8% के साथ हम ग्रो करेंगे, बट नाउ इट हैज़ बिकम 7.5%, और अब हम 7.5% विकास दर के साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसा जो है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक पॉइंट कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये आधार अंक क्या होता है, तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए 1% इक्वल टू होता है आपका 100 बेसिस पॉइंट, 100 बेसिस पॉइंट्स, 1% इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट्स ना। 1% बराबर होता है आपका 100 बेसिस पॉइंट, 100 बेसिस पॉइंट, या फिर इसको आप आधार अंक कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू है वो 7.3% है करंट टाइम में, और पहले थी वो 7.4%। 7.4% से ये घट के 7.3% हो गई। पॉइंट्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 0.1% का डिफरेंस हो रहा है, और इसी चीज़ को अगर हमें बेसिस पॉइंट में कन्वर्ट करना है, जस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये कितना आ जाएगा आपका 10 बेसिस पॉइंट्स। तो हम कहेंगे कि 10 बेसिस पॉइंट का चेंजमेंट देखने को मिला है, इसीलिए यहाँ ये लिखा हुआ है आपका कि 10 बेसिस पॉइंट चेंजमेंट हुआ है। सेम इसी तरह से जो है 2000, अगर हम बात करें 2020 के लिए हमारा पहले जो प्रेडिक्शन था IMF का, दैट वाज 7.8%, एंड नाउ इट हैज़ बिकम 7.5%। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आप कुछ ये डेटा याद रखिएगा कि IMF ने 2000 जो है 19 के लिए GDP की ग्रोथ रेट कितनी प्रेडिक्ट की है, और 2020 के लिए। हाँ, IMF से रिलेटेड आप एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि IMF का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर। तो फ्रेंड्स, IMF का हेडक्वार्टर हमें ध्यान रखना है, दैट इज़ इन वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC की अगर बात करें, दैट इज़ इन USA। DC स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये USA, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। हमसे पूछा गया क्वेश्चन कि IMF में टोटल अगर हम बात करें, तो IMF में हमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज़ देखने को कितनी मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, IMF के हमें सदस्य देशों की संख्या आप याद रखिएगा। इसमें टोटल 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं, और इसका जो सबसे लेटेस्ट मेंबर है, नॉरो नाम के देश की अगर बात करें, NORU, नॉरो नाम के अगर देश की बात करें, तो ये 2016 में इसको ऐड ऑन किया गया, और ये इसका सबसे लेटेस्ट मेंबर है। ये पैसिफिक ओशियन के पास एक छोटा सा आपको देश मिलेगा, प्रशांत महासागर के पास, ये इसका मेंबर है। और IMF की करंट हेड कौन है, तो यहाँ पर नाम ध्यान रखेंगे, मैडम क्रिस्टीन लगार्डे की अगर बात करें, तो क्रिस्टीन लगार्डे जी की अगर आप बात करें, तो क्रिस्टीन लगार्डे जो हैं, ये इसकी करंट हेड है। क्रिस्टीन लगार्डे, क्रिस्टीन लगार्डे ये IMF की जो है करंट हेड के तौर पर काम कर रही हैं, और ये किस कंट्री से, नाम हम ध्यान रखेंगे, फ्रांस से। ठीक है, क्रिस्टीन लगार्डे ये फ्रांस से हैं, और ये करंट IMF की हेड है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। और IMF कंट्रीज़ को बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या से लड़ने के लिए पैसे उधार में देता है, ये भी आप एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है, हम आगे जब नेक्स्ट सेशन इकोनॉमिक्स और बैंकिंग की सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम डिटेल में इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट वन। प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अगर बात किया जाए, तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर में जो है एक स्कीम लॉन्च किया है, जिसका नाम है बाणसागर नहर स्कीम, या बाणसागर नहर परियोजना। बाणसागर नहर परियोजना की अगर बात करें, तो ये सोन नदी के पास ये मिर्ज़ापुर शहर जो है बसा हुआ है, और यहाँ पर इन्होंने जो है बाणसागर नहर परियोजना शुरू की है, जिससे वहाँ पर आसपास के जो फार्मर्स हैं, और जो पर्टिकुलर किसान वगैरह हैं, या फिर ऐसे लोग जो जिनका जीवन यापन जो है सोन नदी पर होता है, उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, और ये इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए काफ़ी अच्छा एफर्ट काम करेगा। इसके साथ ही मिस्टर नरेंद्र मोदी ने जन औषधि केंद्र जो है, और कुछ और स्कीमें जो हैं वहाँ पर लॉन्च किया। तो आप मेन पॉइंट यहाँ पर बस ये ध्यान रखिएगा कि मिर्ज़ापुर में जो है बाणसागर नहर परियोजना शुरू की गई है। पूछा जाएगा बाणसागर नहर परियोजना जो है किस नदी पर जो है बनाई गई है, तो ये हम ध्यान रखें किस नदी के थ्रू है, सोन नदी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन देखते हैं। बिहार की अगर बात करें, तो बिहार में वर्ल्ड की सबसे चीपेस्ट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी जो है शुरू की गई है। बिहार में विश्व की सबसे पहली और सस्ती स्वच्छ पेयजल परियोजना, ठीक है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी जो है स्टार्ट की गई है। इसमें आपको 50 पैसे पर लीटर में जो है प्योर ड्रिंकिंग वाटर जो है वो अवेलेबल होगा, और इसको सुलभ इंटरनेशनल की अगर बात करें, तो सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि कौन सी ऐसी जगह जहाँ पर वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट ड्रिंकेबल जो है वाटर जो है फैसिलिटी स्टार्ट की गई है, या स्वच्छ पेयजल परियोजना शुरू की गई है। देन आंसर में याद रखेंगे बिहार में, दरभंगा जिले में। देखिए, भारत और पाकिस्तान की अगर बात करें, तो फर्स्ट टाइम ये कहीं ना कहीं टेररिस्ट से फाइट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसका जो रीज़न है वो आप ये रीज़न समझ सकते हैं, SCO। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान की अगर बात करें, तो लास्ट ईयर ये दोनों जो है कंट्रीज मेंबर बने SCO, दैट इज़ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। शंघाई
कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर अगर हम कहें संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन की अगर बात करें तो इसका आप हेडक्वार्टर भी ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर आपको बीजिंग चाइना में देखने को मिलेगा, ये इसका हेडक्वार्टर है। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान को लास्ट ईयर जो है इसकी मेंबरशिप मिली है ना, रशिया भी इसका मेंबर है। तो एससीओ का जो ग्रुप है, इसने पर्टिकुलर अभी रिसेंटली एक इसकी बैठक हुई है जो कि रशिया के चार्ल्सबेक शहर में जो है यहाँ पर आयोजित की गई। इसमें जो है एक पीस नाम का मिशन हमने स्टार्ट किया, जिसमें जो है साथ में मिलके जो देश हैं इस ग्रुप में, वो सभी देश जो है कहीं ना कहीं आतंकवाद के विरुद्ध जो है वो यहाँ पर अपने मॉक ड्रिल्स वगैरह को जो है कंडक्ट करेंगे, और उसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। इसमें अगर मेंबर कंट्रीज़ की अगर बात करें तो मेंबर कंट्रीज़ अगर हम देखना चाहें तो इसमें रशिया हो गया, चाइना हो गया, किर्गिस्तान, ये किर्गिज गणराज्य हो गया, उसके अलावा कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान, ये देश भी इसमें शामिल हैं, और साथ में इंडिया। ठीक है, तो ये कंट्रीज जो है एससीओ के मेंबर हैं। तो एससीओ की समय बैठक कहाँ हुई थी वो भी हमने आंसर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हुई थी रशिया में, और इंडिया और पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम जो है कहीं ना कहीं एक मॉक ड्रिल, मिलिट्री मॉक ड्रिल जो है वो कंडक्ट किया। चलिए, आईडीबीआई बैंक की अगर बात करें तो आईडीबीआई बैंक को खरीदने के लिए फाइनली एलआईसी को जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने मंजूरी दी है। और आईडीबीआई बैंक की अगर बात करें तो आईडीबीआई बैंक को अब कौन टेक ओवर कर रहा है, एलआईसी। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंपनी की अगर बात करें तो ये जो है ये फाइनली अब टेक ओवर करेगी किसको, आईडीबीआई बैंक को। तो सिंपल सा आप यहाँ पॉइंट ध्यान रखिएगा कि आईडीबीआई को कौन टेक ओवर कर रहा है, इट विल टेक ओवर बाई एलआईसी। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय मूल की अगर बात करें तो भारतीय मूल के जो योग चैंपियन है, इनकी अगर बात करें तो ईश्वर शर्मा जी की अगर बात करें तो ईश्वर शर्मा जो कि अंडर 18 यूके इंटरनेशनल योगा चैंपियन भी रह चुके हैं, इनकी उपलब्धियों को इनको जो है ब्रिटिश ऑफ द ईयर जो है इनको चुना गया है, और इस जो है सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। और ये मात्र 8 वर्ष के हैं, ठीक है, और ये अंडर 11 जो है यूके योगा नेशनल चैंपियनशिप के तौर पर इनको जो है सम्मानित किया गया। तो सिंपली हम फ्रेंड नाम ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश इंडियन ऑफ द ईयर के रूप में किसको सम्मानित किया गया है, तो नाम हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे ईश्वर शर्मा जो कि एक भारतीय मूल के हैं। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इस साल के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान से समझिएगा, दैट इज़ फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, फीफा की अगर बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल की अगर बात करें तो फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट्स की अगर बात करें तो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है ये फुटबॉल का। ठीक है, दैट इज़ फीफा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2018 की। देखिए, चलिए देखते हैं इसमें किस किस तरह से क्वेश्चन हमें से पूछे जा सकते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2018 से। देखिए, फीफा वर्ल्ड कप जो है 2018 में क्वेश्चन किस किस तरह से फेम होंगे, जैसे हमें देखने को मिलेगा गोल्डन बॉल किसको मिला, गोल्डन बॉल किसको मिला, गोल्डन ग्लव किसको मिला, गोल्डन बूट किसको मिला, या फाइनल में विनर कौन रहा। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें देखते हैं क्या है पॉइंट्स। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है कि इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप जो स्टार्ट किया गया वो किस नंबर का एडिशन था, कौन से एडिशन या किस नंबर का संस्करण था जो फीफा वर्ल्ड कप था। तो 21वां संस्करण था, दैट इज 21st एडिशन था ये आपका फीफा वर्ल्ड कप का, है ना। सबसे पहला फीफा वर्ल्ड कप फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखिएगा 1930 में सबसे पहला फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था, दैट वाज इन उरुग्वे। 1930 में पहला फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये फीफा वर्ल्ड कप का 21st एडिशन है, 21वां संस्करण है। और ये रसिया की कैपिटल की, रसिया ने इसको, इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप है दैट वाज होस्टेड बाय रशिया। और फाइनल में अगर बात करें तो फाइनल में जो मैच खेला गया वो रशिया के जो कैपिटल है मॉस्को, वहाँ पर स्टेडियम है लूजनिकी स्टेडियम में जो फाइनल मैच है वो यहाँ पर खेला गया। और टोटल इस बार 8 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें जो 8 ग्रुप्स में टोटल 32 कंट्रीज़ ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, 32 कंट्रीज़ ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, हम ध्यान रखेंगे। जिसमें 2 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने फर्स्ट टाइम फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया, आप नाम ध्यान रखिएगा, एक तो आइसलैंड है और दूसरा पनामा। तो आइसलैंड और पनामा कंट्रीज की अगर बात करें तो आइसलैंड और पनामा ने फर्स्ट टाइम फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिएगा कि कौन से 2 ऐसे देश रहे जिन्होंने पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया, तो नाम हम याद रखेंगे आइसलैंड और पनामा। फीफा वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो फाइनल में फिलहाल जो है फ्रांस और क्रोएशिया दोनों पहुंचे थे, और फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से फाइनल में हराया। ठीक है, तो फाइनल में विनर कौन रहा, हम नाम ध्यान रखेंगे फ्रांस। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए उपविजेता या रनर अप कौन रहा, तो नाम हम ध्यान रखेंगे क्रोएशिया। तो फ्रांस और क्रोएशिया दोनों का आप नाम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पर जो है यहाँ पर देखते हैं। देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2018 के कुछ और इम्पॉर्टेंट जो है अवार्ड्स जो है, हाईलाइट्स, जो भी पुरस्कार वगैरह दिए गए वो भी हम ध्यान रखेंगे। देखते हैं इसमें किस किस तरह से पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं।
देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया गया, अगर हम बात करें गोल्डन बॉल, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये समझना है कि गोल्डन बॉल किस लिए दिया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट हम ध्यान रखेंगे किस प्लेयर को दिया गया, और इसमें एक और पॉइंट ध्यान रखेंगे वो प्लेयर जो है किस कंट्री से बिलोंग करता है। तो गोल्डन बॉल पुरस्कार की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, जैसे क्रिकेट में आपने सुना होगा मैन ऑफ द सीरीज होता है, कि पूरे टूर्नामेंट का जो सबसे बेस्ट प्लेयर होता है उसको मैन ऑफ द सीरीज दिया जाता है। सेम इसी तरह से इस पूरे फीफा वर्ल्ड कप में जिस प्लेयर ने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किया, उस प्लेयर को जो है गोल्डन बॉल से जो है वो सम्मानित किया जाता है, उसको ऑनर दिया जाता है। तो क्रोएशिया के कैप्टन लुका मॉड्रिक की अगर बात करें तो लुका मॉड्रिक जो है वो इस बार के गोल्डन बॉल पुरस्कार के विनर रहे। और इनकी अगर बात करें तो इन्होंने 7 मैचों में 3 बार इनको मैन ऑफ द मैच पुरस्कार भी मिला। तो हमारे लिए केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोल्डन बॉल इस बार फीफा वर्ल्ड कप में किसको दिया गया, क्रोएशिया के कैप्टन लुका मॉड्रिक को, और जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के तौर पर बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द टूर्नामेंट ये रहे। नेक्स्ट वन, गोल्डन ग्लव पुरस्कार किसको दिया गया। देखिए, गोल्डन ग्लव की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, ग्लव कौन पहनता है फुटबॉल में, अगर आप देखोगे तो ग्लव जो है वो गोलकीपर पहनता है। तो पूरे टूर्नामेंट का जो सबसे बेस्ट गोलकीपर होगा उसको गोल्डन ग्लव के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, और वो रहे थिबाट कोर्टराइस, जो कि बेल्जियम के प्लेयर हैं और बेल्जियम के ये पर्टिकुलर गोलकीपर थे। इनकी अगर बात करें तो इनको जो है गोल्डन ग्लव से सम्मानित किया गया। तो गोल्डन ग्लव किसको दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ जो गोलकीपर होगा टूर्नामेंट में उसको दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, गोल्डन बूट से किसको सम्मानित किया गया, बूट पहना जाता है पैरों में, तो ऐसे में याद रखेंगे जो प्लेयर सबसे ज़्यादा गोल करेगा उस प्लेयर को गोल्डन बूट्स के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इंग्लैंड के हैरी केन की अगर बात करें तो इंग्लैंड के जो हैरी केन हैं प्लेयर, इनको जो है गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया, और ये सबसे टॉप स्कोरर है, और इन्होंने टोटल 6 गोल की अगर बात करें तो 6 गोल पूरे टूर्नामेंट में किया। यंगेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर की अवार्ड की अगर बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप में सबसे युवा प्लेयर के तौर पर खिताब किसको मिला, तो कैलियन एम्बेपे की अगर बात करें तो ये फ्रांस के प्लेयर हैं, इनको जो है यंग प्लेयर का जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है। फेयर प्ले अवार्ड की अगर बात करें, कौन सी टीम ने सबसे अनुशासित तरीके से, सबसे डिसिप्लिन मैनर में पूरा जो है गेम खेला, उसकी अगर बात करें तो उसमें स्पेन को दिया गया है अवार्ड। और फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे एंटीनो ग्रिजमान। तो एंटीनो ग्रिजमान की अगर बात करें तो ये फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे, और फाइनल में इन्होंने सबसे बेस्ट खेला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स। तो हमने पॉइंट्स देखे, फीफा वर्ल्ड कप जो है 2018 का विनर फाइनली कौन रहा, फ्रांस। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट्स यहाँ पर देखा। और चैंपियन रहा फ्रांस, गोल्डन बॉल किसको मिला, लुका मॉड्रिक को, गोल्डन बूट हैरी केन, ये जो कि इंग्लैंड के थे, गोल्डन ग्लव थिबाट कोर्टराइस और कैलियन एम्बेपे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपने प्लेयर्स के बारे में। देखिए, लुका मॉड्रिक की अगर बात की जाए तो लुका मॉड्रिक, जैसे हमने अभी देखा था कि लुका मॉड्रिक को गोल्डन बॉल के अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और ये क्रोएशिया के प्लेयर हैं, और ये जो है पूरे टूर्नामेंट के सबसे बेस्ट परफॉर्मर है। इसी तरह से अगर आपको याद रखना होगा तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि सिल्वर बॉल किसको दी गई, एडन हैजार्ड जो कि बेल्जियम के हैं, और ब्रॉन्ज बॉल किसको दी गई, एंटीनो ग्रिजमान। एंटीनो ग्रिजमान का हमने नाम पढ़ा था कि फाइनल में मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड है वो इन्हीं को दिया गया था, और ये फ्रांस के प्लेयर है। फ्रेंड्स, मेन चीज़ जो इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, वो आप बस ये याद रखिएगा कि गोल्डन बॉल किसको दिया गया। अगर आप इतना पॉइंट याद रखते हैं, उसके बाद अगर आप याद रखना चाहें तो बाकी के पॉइंट्स भी याद रख सकते हैं, बट वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन देखते हैं। हमने पढ़ा था हैरी केन की अगर बात करें, हैरी केन जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं, ये सबसे जो है इनको गोल्डन बूट के सम्मान से सम्मानित किया गया, और इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल, दैट इज 6 गोल्स के साथ सबसे ज़्यादा गोल इन्होंने किया था, और इनको गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। कैलियन एम्बेपे हमने पढ़ा था, सबसे यंगेस्ट प्लेयर से सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था, कैलियन एम्बेपे जो कि फ्रांस के थे, को भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था थिबाट कर्टराइस। थिबाट कर्टराइस की अगर बात करें तो बेल्जियम के प्लेयर हैं, इनको गोल्डन ग्लव के अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो सबसे बेस्ट गोलकीपर रहे। चलिए कुछ और फैक्ट्स देखते हैं इसी बार के फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड। देखिए, इस बार की जो विनर टीम रही उसको कितने जो है प्राइज मनी से जो है सम्मानित किया गया, तो 38 मिलियन US डॉलर इस बार जो है जो धनराशि रही, पुरस्कार की राशि रही, वो रही। इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप था उसकी हमें जो है अगर हम बात करें तो उसका मैस्कॉट या उसका शुभंकर आपको याद रखना, जाबी वाका। जाबी वाका बेसिकली है क्या, ये फुटबॉल खेलता हुआ भेड़िया है। तो पूछा जाएगा आपको जाबी वाका जो है कौन से जानवर को रिप्रेजेंट करता है, तो फुटबॉल खेलता हुआ भेड़िया, अ वुल्फ व्हिच प्लेइंग फुटबॉल। टूर्नामेंट का ऑफिशियल थीम सॉन्ग क्या था आपका, तो लिव इट अप ऑफिशियल थीम सॉन्ग है, बस ये हम याद रखें कि नो उसके सिंगर्स कौन से थे वो हमें नहीं याद रखना। और वीडियो एनालिसिस रेफरी, जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा थर्ड अंपायर या टीवी अंपायर का यूज़ किया जाता है, वैसे ही फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहली बार जो है वीडियो एनालिसिस रेफरी की मदद ली गई, कि अगर रेफरी को डिसीजन लेने में कोई भी प्रॉब्लम होती फील्ड पर तो वो वीडियो एनालिसिस रेफरी की मदद ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो अगला फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो 2022 में इसका आयोजन कतर में किया जाएगा। तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, आंसर हम ध्यान रखेंगे
2022 में ये कतर में आयोजित किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट हम फीफा वर्ल्ड कप हमने कंप्लीट कर लिया। बात करें तो टेनिस में साल भर में 4 बड़े ग्रैंड स्लैम्स होते हैं और आपको इन ग्रैंड स्लैम्स के बारे में पता होना चाहिए और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो टेनिस से पूछे आते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कौन कौन से ग्रैंड स्लैम्स हैं, फिर उनके बारे में समझते हैं। ये 4 ग्रैंड स्लैम्स हैं, जैसे हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है। रोलिंग क्लॉस जो कि पेरिस फ्रांस में खेला जाता है। विम्बल्डन की अगर बात करें तो यूके में खेला जाता है और यूएस ओपन इन यूएसए। ये 4 बड़े ग्रैंड स्लैम्स होते हैं टेनिस के। इन टेनिस के ग्रैंड स्लैम्स की अगर बात करें तो इनके कलर के पैटर्न से आप थोड़ा सा कुछ यहाँ पॉइंट समझ सकते हैं। यूएस ओपन और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये खेला जाता है आपका हार्ड कोर्ट पर। विम्बल्डन खेला जाता है आपका ग्रास कोर्ट पर। और रोलैंड ग्रॉस की अगर बात करें आप, जो फ्रेंच ओपन भी इसको कहा जाता है, फ्रेंच ओपन की अगर बात करें तो ये खेला जाता है आपका क्ले कोर्ट पर। क्ले का मतलब हो गया मिट्टी, ठीक है, तो ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। अगर हमसे पूछा जाए इन चारों में से सबसे फास्टेस्ट कोर्ट कौन सा होता है, मतलब जिस पे सबसे तेजी से बॉल स्विंग करती है, तो इसमें अगर हम बात करें तो विम्बल्डन। विम्बल्डन जो ग्रास कोर्ट पर होता है, ग्रास कोर्ट सबसे फास्टेस्ट कोर्ट पूरे टूर्नामेंट में माना जाता है। इन चारों ग्रैंड स्लैम्स में सबसे फास्टेस्ट सरफेस यहाँ पर होती है। उसके बाद की अगर बात किया जाए तो उसके बाद जो है फास्ट सरफेस होती है वो होती है जो है यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद आते हैं। और सबसे स्लोएस्ट सरफेस की अगर बात करें जिसमें सबसे स्लोली बॉल जो है मूव करती है वो होता है आपका क्ले कोर्ट। तो सबसे फास्टेस्ट जो है ग्रास कोर्ट, दैट इज़ विम्बल्डन, और सबसे स्लोएस्ट वो है आपका फ्रेंच ओपन जो कि पेरिस में खेला जाता है। अब हमसे क्वेश्चंस किस तरह से यहाँ से पूछे आते हैं वो थोड़ा हम लोग फॉर्मेट समझ लेते हैं। देखिए इसमें 5 तरह के विनर्स आपको देखने को मिलेंगे। मेंस सिंगल्स, वुमेन्स सिंगल्स, मेंस डबल्स, वुमेन्स डबल्स एंड मिक्स डबल्स। फ्रेंड्स मेन चीज़ हमें पॉइंट ये ध्यान रखना है, अगर आपको जो है याद करने हैं पॉइंट्स, तो पहले तो आप मेंस सिंगल्स और वुमेन्स सिंगल्स का विनर कौन रहा वो आपको ध्यान रखना है। अगर ये पॉइंट्स हमें अच्छे से याद हो जाते हैं कि विनर कौन रहा, तो अगर हम चाहें तो एक स्टेप आगे बढ़ के हम ये भी याद रख सकते हैं कि इन ग्रैंड स्लैम्स का रनर अप कौन था, मतलब फाइनल में जो बंदा हारा है वो कौन था, या फिर फर्स्ट रनर अप या उपविजेता कौन रहा, उसका नाम याद रखेंगे। फ्रेंड्स अगर डबल्स की बात करें तो डबल्स में अगर कोई इंडियन प्लेयर परफॉर्म कर रहा है किसी प्लेयर के साथ और वो फाइनल्स तक पहुंचा है तो वो डबल्स हम भले ध्यान रखेंगे, अदरवाइज डबल्स हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। डबल्स बहुत ही कम या फिर ना के बराबर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें चारों ग्रैंड स्लैम्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विम्बल्डन की। देखिए फ्रेंड्स अगर इस बार के हम विम्बल्डन की अगर बात करें तो विम्बल्डन को जो है जीता है। मेंस सिंगल्स की अगर बात करें पुरुष सिंगल्स में, तो नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक काफ़ी पॉपुलर प्लेयर हैं और ये सर्बिया के हैं और इन्होंने जो है विम्बल्डन का जो फाइनल जीता है। फ्रेंड्स यहाँ पर एक पॉइंट हम ये भी याद रख सकते हैं कि इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार का विम्बल्डन का तो फाइनल जीता है नोवाक जोकोविक ने। सेम आपको एक पॉइंट यहाँ पर और याद रखना है, इस बार का जो यूएस ओपन है, इस बार का यूएस ओपन में मेंस की कैटेगरी में जो विनर है वो भी नोवाक जोकोविक ही रहे। तो नोवाक जोकोविक हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, ध्यान रखेंगे। इस बार का यूएस ओपन और इस बार का विम्बल्डन का जो खिताब मिला वो किसको मिला, नोवाक जोकोविक को। इसके अलावा अगर वुमेन्स सिंगल्स की बात करें तो वुमेन्स सिंगल्स की अगर बात करेंगे तो विम्बल्डन में फिलहाल एंजेलिक कैरबर जो कि जर्मनी की प्लेयर हैं, इनको जो है महिला एकल की अगर बात करें या वुमेन्स सिंगल्स की अगर बात करें तो ये फाइनल में विनर है, किसमें, विम्बल्डन में। ये रही आपकी विम्बल्डन में विनर। लेकिन अगर फ्रेंड्स बात की जाए यूएस ओपन में वुमेन्स में सिंगल्स में कौन विनर रही, तो यूएस ओपन में आपको विनर ध्यान रखना है, वुमेन सिंगल्स में रही नाओमी ओसाका। नाम आप ध्यान रखिएगा, नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जो है ये जापान की प्लेयर हैं और इन्होंने, ये जापान की प्लेयर हैं और इन्होंने जो है ये अगर बात करें तो इस बार का यूएस ओपन का जो फाइनल था वुमेन्स सिंगल्स का वो इन्होंने जीता। तो नाओमी ओसाका एक हम नाम याद रखेंगे, यूएस ओपन की फाइनल में वुमेन्स सिंगल्स में विनर। एंजेलिक कर्बर की अगर बात करें तो ये विंबलडन में वुमेन्स सिंगल्स की विनर। मेंस सिंगल्स की अगर बात करें तो मेंस सिंगल्स में यूएस ओपन में नोवाक जोकोविक एंड विंबलडन में सेम नोवाक जोकोविक, जो कि कहाँ के प्लेयर हैं, कंट्री का भी नाम फ्रेंड्स जरूर ध्यान रखिएगा, सर्बिया के प्लेयर हैं। एंजेलिक कर्बर कहाँ की, जर्मनी की। नाओमी ओसाका कहाँ की, जापान की। चलिए तो ये हमने यूएस ओपन और विंबलडन इसमें कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस सिंगल्स की अगर कैटेगरी की बात की जाए पुरुष एकल में, तो रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के प्लेयर हैं वो रहे विनर। और वुमेन्स सिंगल्स की अगर बात करें तो कैरोलिना वॉन्जेकी जो कि डेनमार्क की प्लेयर हैं वो जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस सिंगल्स की विनर रही। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। फ्रेंच ओपन की अगर बात करें तो फ्रेंच ओपन में मेंस सिंगल्स की कैटेगरी में राफेल नडाल जो कि स्पेन के प्लेयर हैं ये विनर रहे।
और वुमेन्स सिंगल्स की अगर बात करें तो सिमोना हालेप जो कि रोमानिया के प्लेयर हैं वो यहाँ पर विनर हैं। तो फ्रेंड्स चारों ग्रैंड स्लैम्स में आपको एटलीस्ट कम से कम आपको मेंस सिंगल्स वुमेन्स सिंगल्स में जो फाइनल में विनर है उनके नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी की लिस्ट आपके पास अवेलेबल है, अगर आप बाकी के कंटेंट चाहें तो वो भी याद रख सकते हैं, बट एटलीस्ट आप सिंगल्स का जरूर ध्यान रखिएगा पॉइंट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। देखिए मुकेश अंबानी जी की अगर बात करें तो मुकेश अंबानी अब एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और इन्होंने जो अली बाबा के जो फाउंडर हैं, अली बाबा के फाउंडर जैक मा को पीछे छोड़ा है। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन बन गए हैं या कौन है, तो आप नाम ध्यान रखेंगे मिस्टर मुकेश अंबानी। तो मिस्टर मुकेश अंबानी इस समय एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन जो है वो बन गए हैं। तो एशिया के रिचेस्ट पर्सन मिस्टर मुकेश अंबानी। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है, जैसा फ्रेंड्स हमने पहले भी डिस्कस किया था, वर्ल्ड के इस समय सबसे रिचेस्ट पर्सन है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जो है वो अमेजॉन कंपनी के फाउंडर हैं और ये अगर करंट हेड भी हैं। तो जेफ बेजोस जो है जो अमेजॉन कंपनी के फाउंडर हैं, इनकी अगर बात की जाए तो इस समय ये वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। एक फ्रेंड्स पॉइंट यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, एप्पल की अगर बात करें तो $1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस करने वाली, दैट इज $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन की अगर बात करें तो $1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस करने वाला। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब जिसका टोटल बिजनेस $1 ट्रिलियन से ज़्यादा हो। फ्रेंड्स 1 ट्रिलियन की अगर बात करें तो 1 ट्रिलियन में होता है 1 लाख करोड़। 1 ट्रिलियन इज इक्वलेंट टू 1 लाख करोड़। तो 1 लाख करोड़ की एप्पल की कंपनी की अगर बात करें तो एप्पल वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसने $1 ट्रिलियन के माइलस्टोन को, मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस किया है। और एप्पल के बाद जो सेकंड नंबर पर जो कंपनी बनी है जिसने $1 ट्रिलियन के माइलस्टोन को अचीव किया है, दैट इज अमेजॉन। दोनों का अपना ध्यान रखिएगा। एप्पल के जो करंट हेड हैं दैट इज मिस्टर टिम कुक। टिम कुक की अगर बात करें तो इस समय एप्पल के करंट हेड हैं और स्टीव जॉब्स जैसा हम सबको पता है वो इसके फाउंडर थे। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट वन। देखिए यूनाइटेड नेशंस की अगर बात करें, संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो सेक्रेटरी जनरल है मिस्टर एंटीनियो गुटरस, मिस्टर एंटीनियो गुटरस ने एक हाई लेवल का पैनल जो है सेटअप किया, एक कमिटी सेटअप की है जिसका मोटिव क्या होगा कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड लेवल पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो है पार्टनरशिप या फिर कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए वो काम करेगा। इस पर्टिकुलर जो है जो हाई लेवल की जो कमिटी होगी उसके पैनल की हेड मिलिंडा गेट्स की अगर बात करें तो मिलिंडा गेट्स जो है मिलिंडा गेट्स जो है जो कि बिल गेट्स की वाइफ हैं, वो इसकी हेड हैं। और साथ ही साथ इनके साथ मेंबर में अली बाबा ग्रुप के जो हेड हैं या फाउंडर है मिस्टर जैक मा, इनका नाम, तो ये दोनों लोगों का नाम ध्यान रखिएगा कि मिलिंडा गेट्स और अली बाबा की चेयरमैनशिप में या इनकी लीडरशिप में एक हाई लेवल की कमेटी सेटअप किया है जिसने यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो वहाँ के हेड हैं मिस्टर एंटीनियो गुटरस, उन्होंने, जो कि डिजिटल पार्टनरशिप पर या डिजिटल सहयोग पर काम करेगा। तो 2018 में पहली बार जिस तरह का जो है मेंबर जो है इस पैनल सेटअप किया गया है और इस पैनल में टोटल 20 मेंबर्स हैं। तो फ्रेंड्स हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से डिजिटल सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसकी अध्यक्षता में हाई लेवल की कमेटी या उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया गया है, तो मिलिंडा गेट्स और अली बाबा ग्रुप के फाउंडर की अगर बात करें तो जैक मा, इनकी अध्यक्षता में इसको सेटअप किया गया। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अगर बात किया जाए तो इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत में अगर बात करें भारत की ऐतिहासिक धरोहरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट काम करता है। इसकी इन्होंने नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया है जिसका नाम दिया गया है धरोहर वन। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इसकी जो नई बिल्डिंग है, या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की अगर बात करें तो इसकी जो नई बिल्डिंग है उसका नाम क्या है, धरोहर भवन। ये काफ़ी हाई जो है लेवल की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उससे ये पूरी तरह से लैस हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एनर्जी कंजर्वेशन सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है चीज़ें यहाँ आपको सारी देखने को मिलेंगी। तो बस फ्रेंड हम यही ध्यान रखेंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो नई बिल्डिंग है उसका नाम क्या है, धरोहर भवन। चलिए, हमने बाघा बॉर्डर का नाम सुना हुआ है जो कि आपको पंजाब में देखने को मिलता है। जहाँ आप जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली जो है हमारी देशभक्ति की भावना हमारे अंदर काफ़ी तेज़ी से जागृत हो जाती है और हम काफ़ी ज़्यादा वहाँ एनर्जेटिक फील करते हैं और उससे टूरिज्म को भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट मिलता है। तो गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात ने ही इसी तरह का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम है सीमा दर्शन, जिसमें बॉर्डर की अगर बात करें तो बॉर्डर पर जो है एक तरह से टूरिज्म को, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है, जिसमें टोटल 39 करोड़ रुपीज़ की कॉस्टिंग से इसको शुरू किया गया। यहाँ पर बाघा बॉर्डर के पैटर्न पर ही यहाँ पर परियोजना में प्रदर्शनी हॉल, 5,000 लोगों के बैठने की सुविधा, एम्फी थिएटर, परेड ग्राउंड, ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीमा दर्शन नाम का जो प्रोजेक्ट है वो किस राज्य में शुरू किया है,
वो शुरू किया गया है गुजरात में। तो सीमा दर्शन फिलहाल हम नाम ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। देखिए नाबार्ड की अगर बात करें तो नाबार्ड जो है नाबार्ड का फाउंडेशन डे आपको ध्यान रखना है, 12 जुलाई को नाबार्ड का फाउंडेशन डे मनाया जाता है। और इसी साल जो है अगर हम बात करें तो नाबार्ड ने इसको भी सेलिब्रेट किया। और ये नाबार्ड का 37 नंबर की अगर बात करें, ये इसका 37वां जो है स्थापना दिवस था। फ्रेंड्स नाबार्ड की अगर बात करें तो नाबार्ड का आपको फुल फॉर्म में ध्यान रखना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये हमारे देश में रूरल एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। और फ्रेंड्स एक पॉइंट आपको यहाँ और ध्यान रखना, हमारे देश में जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, मतलब जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, इनका पूरी तरह से कंट्रोलेशन एंड रेगुलेशन की अगर बात करें, इस पर पूरा जो नियंत्रण और संचालन है वो नाबार्ड का है। और आरआरबी इसको पूरी तरह से कंट्रोल, रेगुलेट और रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए नाबार्ड काम करता है। आरआरबी के बारे में कुछ यहाँ पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों की मदद करने के लिए 2 अक्टूबर 1975 में हमारे देश में आरआरबीज को सेटअप किया गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को। आरआरबी की अगर बात किया जाए तो आरआरबी को जो हमारे देश में सेटअप किया गया वो बनाया गया थ्रू द आरआरबीज एक्ट 1976। एक पॉइंट आपको यहाँ पर और ध्यान रखना है कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया हमारे देश का सबसे पहला आरआरबी, देश का सबसे पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम क्या था और वो कहाँ पर खोला गया, तो हम नाम ध्यान रखेंगे प्रथमा ग्रामीण बैंक की। अगर हम बात करें प्रथमा ग्रामीण बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक की अगर हम बात करें तो प्रथमा ग्रामीण बैंक देश का सबसे पहला आरआरबी था, जो कि खोला गया वेस्टर्न यूपी में, लोकेशन है मुरादाबाद। तो मुरादाबाद की अगर बात करें तो वेस्टर्न यूपी में लोकेशन है, यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो है इसको ओपन किया गया। तो मुरादाबाद वेस्टर्न यूपी में जो है हमारे देश का पहला आरआरबी ओपन किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी की अगर बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी ने राजस्थान गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है, जिससे राजस्थान में जो कॉलेजेस हैं उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करेगा माइक्रोसॉफ्ट। देखिए डिजिटल प्रशिक्षण प्रोग्राम की अगर बात करें तो बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों को डिजिटल लर्निंग और उनकी जो है एफिशिएंसी, वर्किंग एफिशिएंसी या क्षमता निर्माण की वृद्धि के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट तकरीबन जो है 9,000 कॉलेजों की अगर बात करें तो 9,500 कॉलेज छात्रों को मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डिजिटल प्रशिक्षण प्रोवाइड करेगा। और इसमें जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो ये यहाँ पर इनोवेटिव एजुकेटर प्रोग्राम के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट मदद करेगा। फ्रेंड्स हमारे लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने किस कंपनी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम या डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए टाई अप किया है? देन आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। तो फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट के बारे में हमने पढ़ा था। माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो करंट सीईओ हैं, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी की अगर बात करें तो इसके जो करंट सीईओ हैं उनके अगर नाम की बात करें तो मिस्टर सत्य नडेला। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, मिस्टर सत्य नडेला, जो कि भारतीय मूल के हैं। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है मिस्टर बिल गेट्स की। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी राजस्थान में जो है कॉलेजेस में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट करेगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वन। देखिए राजस्थान में ही अगर बात करें तो राजस्थान के ही कोटा की अगर बात करें तो कोटा में भारत की पहली जो है एक प्राइवेट कंपनी सेटअप की गई है, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो मानव रहित तो जो है वायुयान को जो है बनाने के लिए और साथ ही साथ लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल जो है वो बनाने के लिए काम करेगी। देखिए फ्रेंड्स हमें पता है कि हमारे देश में जो है मिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया नाम का मिशन स्टार्ट किया है। मेक इन इंडिया नाम के मिशन में बेसिकली मोटिव क्या है कि हमारे देश में जो है जो बाहर से एक तो इन्वेस्टमेंट आए, हमारे देश में कंपनियां सेटअप हों और हमारे देश में जो कंपनी सेटअप हो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए काम करे, और इसमें हम प्राइवेट सेक्टर्स को भी प्रमोट करेंगे। तो देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी सेटअप की गई है, राजस्थान में कंपनी ने काम किया है, जिसमें अनमैन्ड एरियल व्हीकल और लाइट बुलेट व्हीकल को बनाया जाएगा। तो भारत की पहली जो है निजी अनमैन्ड एरियल व्हीकल फैक्ट्री कहाँ पर सेटअप की गई है? आंसर में ध्यान रखेंगे राजस्थान के कोटा में। चलिए नेक्स्ट वन बात करते हैं। देखिए बीएसएनएल की अगर बात करें, दैट इज़ भारत संचार निगम लिमिटेड। ये भारत सरकार का एक उपक्रम है जो कि हमारे टेलीकॉम सेक्टर में डील करती है। इसने जो है कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कॉलिंग करने की एक सुविधा जो है प्रदान की है, जिसको हम इंटरनेट टेलीफोनिंग सर्विस जो है इन्होंने स्टार्ट किया है, जिसमें आप एक मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करके, मोबाइल ऐप का नाम है विंग्स, इस विंग्स मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करके आप इंटरनेट का यूज़ करके जो है आप किसी भी नंबर पर जो है कॉल कर सकेंगे। और ये जो सर्विस जो है ये बीएसएनएल के द्वारा स्टार्ट की गई है। इसमें फ्रेंड्स फ़ायदा ये होगा कि आपका जो मोबाइल ऐप होगा, आपके जो मोबाइल में होगा,
उसके थ्रू जो है आप कॉलिंग करने के लिए सक्षम हो पाएंगे, और उसके लिए जो है आपको किसी भी सिम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हाँ, लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है, आपके फ़ोन में इंटरनेट ज़रूर होना चाहिए, चाहे आप किसी भी वाईफाई से जो है कनेक्ट हो, चाहे वो बीएसएनएल के वाईफाई से या किसी अदर कंपनी के नेटवर्क से जो है कनेक्ट होंगे, तभी ये सर्विस आपको मिलेगी। तो क्वेश्चन है एग्जाम के लिए कि भारत की पहली इंटरनेट टेलीफोनिक सर्विस जो है किस कंपनी ने स्टार्ट की है? देन आंसर इज बीएसएनएल ने स्टार्ट किया है, बीएसएनएल ने इसको शुरू किया है। और साथ ही साथ किस मोबाइल ऐप के जरिए ये सुविधा आपको मिलेगी? विंग्स मोबाइल ऐप। तो विंग्स मोबाइल ऐप का नाम हम ध्यान रखेंगे। तो विंग्स मोबाइल ऐप, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि विंग्स मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? देन आंसर इज बीएसएनएल ने इसको लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की अगर बात करें, विश्व जनसंख्या दिवस, तो हमें ध्यान रखना विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है, और ये इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड डे है जिसको यूएन ने जो है पहचाना है। इस बार का जो जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे रहा, उसकी थीम क्या थी? थीम हमें ध्यान रखना है, तो फैमिली प्लानिंग इज़ अ ह्यूमन राइट, ठीक है, ये इस बार की थीम थी। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का 2018 का विषय या फिर इसका थीम रहा। तो फ्रेंड्स आपको दो क्वेश्चन यहाँ ध्यान रखना है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 11 जुलाई को। और अगर हम बात करें साथ ही साथ इस बार की थीम क्या थी, तो फैमिली प्लानिंग इज़ अ ह्यूमन राइट। अगर हम बात करें तो परिवार नियोजन एक मानवाधिकार है, ह्यूमन राइट्स है। ये जो है इस बार की थीम रही, ये इस बार का विषय रहा, ठीक है। तो ये हम पॉइंट दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन बात करें अगर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, देखिए फ्रेंड्स इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया खोजना। उसकी अगर बात किया जाए तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को काफ़ी ज़्यादा हमने रैंक जो है अपनी इंप्रूव की है, और हमको जो है इसमें 57th रैंक मिली है। तो पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन एग्जाम के लिए कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक रहा? 57th नंबर। और इस लिस्ट में नंबर 1 पर टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। तो स्विट्जरलैंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में नंबर 1 पर, और 57th नंबर पर हम बात करें तो इंडिया की। और अगर फ्रेंड्स रैंक देखना चाहें तो नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड, सेकंड नंबर पर नेदरलैंड, थर्ड नंबर पर स्वीडन। और इससे पहले की अगर बात करें तो 2015 में हम 81st नंबर पर थे, और हमने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया, एंड नाउ वी हैव बिकम ऑन 57th पोजीशन, ठीक है। तो आज हम 57th नंबर पर हैं। तो ये क्वेश्चन फिलहाल हम ध्यान रखना। फ्रेंड्स इंडेक्सेस के लिए हम एक अलग से जो है वीडियो ले आएंगे, जिसमें जो है इस साल के 2018 के जो इंडेक्सेस रहे, उसमें इंडिया की रैंक क्या रही, उस लिस्ट में किसने टॉप किया, और वो इंडेक्स कौन इंट्रोड्यूस करता है। तो उससे रिलेटेड हम एक सेपरेट वीडियो इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें अलग अलग जो भी इंडेक्सेस हैं उसमें इंडिया की क्या पोजीशन है वो सारे हम एक साथ देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है कि आपके जो राज्य में, आपके स्टेट में जो बिजनेस के जो नॉर्म्स है वो कितने ज़्यादा ईजी हैं। मतलब अगर कोई बंदा है आपके यहाँ, वो काम करना चाहता है, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो कितनी ईजी तरीके से वो आपके यहाँ बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। उस चीज़ को जो है अगर हम बात करें, उस चीज़ को बताता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो इसमें एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो है ये लिस्ट जारी की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की। देखते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की अगर बात करें तो इसमें इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस रही। इस लिस्ट की अगर बात करें तो 2017 का ये जो डेटा रहा, 2018 में जो लिस्ट आई, इसमें नंबर 1 पर रहा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का हम नाम ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश वॉज नंबर 1। और नंबर 2 पर रहा तेलंगाना, ठीक है। और थर्ड नंबर पर यहाँ पर हरियाणा ने काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया। पहले 2016 में 6 नंबर पर था, और नाउ इट हैज़ बिकम ऑन थर्ड पोजीशन, ठीक है। अब ये तीसरे नंबर पर है, तो ये नाम हम ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट में। चलिए, इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये। अगर हम बात करें तो हमारे लिए काफ़ी ये प्राउड मोमेंट होगा। भारत की अगर बात करें तो इंडिया अब वर्ल्ड की जो है 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हम जो है विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बन गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी हमारा जो रैंक था कुछ समय पहले तक, इंडिया वॉज 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की, हम 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। और हमसे पहले जो है नंबर पर था वो था फ्रांस। फ्रांस जो है छठी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। नंबर 1 पर बात करें तो यूएसए है, नंबर 2 पर अगर हम बात करें तो चाइना है, नंबर 3 पर जो है अगर आप बात करें जापान, नंबर 3 पर आपको देखने को मिलता है जापान। फिर इसके बाद आपको देखने को मिलता है यूके, सॉरी 5th नंबर इज़ यूके, 4th नंबर इज़ जर्मनी, 4th नंबर इज़ जर्मनी। और ये तो इंडिया ने यहाँ काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है, और हमारा जो देश है वो 7th नंबर से जंप करके अब 6 नंबर पर आ गया है। और इंडिया जो है, इंडिया हैज़ बिकम नाउ वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। भारत जो है विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, और हमने फ्रांस को पीछे छोड़ा है। तो फ्रांस अब 7वें नंबर पर आ गया है। फ्रेंड्स, अगर हम इसी तरह से अच्छी परफॉर्मेंस करते रहे तो ये उम्मीद करते हैं कि इस ईयर के एंड तक हम जो है यूके को भी पीछे छोड़ देंगे, और इंडिया हमारा जो है वो 5th पोजीशन पर आ जाएगा, और हम यूके को छोड़ देंगे पीछे। तो 2.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के साथ जो है अगर हम बात करें तो हमने कहीं ना कहीं इस समय जो है काम कर रहे हैं 2.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, ठीक है।
तो फ्रेंड्स फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन हमसे किस तरह से पूछा जाएगा, इंडिया इस समय वर्ल्ड की कौन से नंबर की लार्जेस्ट इकॉनमी है, 6 नंबर की लार्जेस्ट इकॉनमी है। इंडिया ने किसको पीछे छोड़ा है जिससे वो 6 नंबर पर पहुंच गया, तो इंडिया ने फ्रांस को पीछे छोड़ा है। और आने वाले टाइम में हम किसको पीछे छोड़ सकते हैं, यूके को, जो कि 5th नंबर पर है। और नंबर 1 पर कौन है, बस ये हम नाम ध्यान रखेंगे, दैट इज यूएसए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक दैट इज AIIB, ये एक चाइनीज डोमिनेंस बैंक है जिसके हम भी सेकंड सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में चाइना ने, और इसके हम दूसरे नंबर के सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर हैं, और इंडिया भी इसका मेंबर है, और हम इसके दूसरे सबसे बड़े जो है हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर हैं। इस AIB की जो बैठक की अगर बात करें तो इस AIB की अभी जो है रिसेंटली समिट इसकी बैठक कंडक्ट हुई, जो कि कंडक्ट की गई मुंबई में, इंडिया में ही, और इसको मिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बैठक को जो है होस्ट किया और इसको आयोजित किया। इस बार की जो थीम रही वो मोबिलाइजिंग फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन, ठीक है, ये इस बार की थीम रही विषय। अगर आप चाहें तो थीम भी याद रखिएगा। एक पॉइंट और, AIB का आपको हेडक्वार्टर भी ध्यान रखना है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है, इसकी अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका बीजिंग चाइना, तो बीजिंग चाइना की अगर बात करें तो बीजिंग चाइना में जो है इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है। तो बीजिंग चाइना में AIB का हेडक्वार्टर है, तो ये भी पॉइंट हम ध्यान रखेंगे। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। चलिए, ड्रग के यूज़ की अगर बात करें तो ड्रग के दुरुपयोग और अवैध तस्करी जो है, ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए जो है इंटरनेशनल लेवल पर हर साल 26 जून को ड्रग एब्यूज़ एंड ट्रैफिकिंग डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। या फिर अगर हम बात करें ड्रग दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये डिक्लेरेशन है। इस बार की थीम भी ध्यान रखिएगा, लिसन फर्स्ट, लिसनिंग टू द चिल्ड्रन एंड यूथ इज़ द फर्स्ट स्टेप टू हेल्प देम टू ग्रो हेल्दी एंड सेफ। तो फ्रेंड्स हमने देखा हुआ है कि जनरली जो है कोई अगर बच्चों की यूथ की अगर बात करें तो यूथ जो है वो ड्रग्स तब ज़्यादा लेना स्टार्ट कर देता है जब फैमिली में उसकी तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती, उसके परिवार में जो है लोग उसको टाइम नहीं दे पाते, वो डिप्रेशन में रहने लगता है और गलत लोगों के जो है संगत में आकर जो है लोग ड्रग्स का यूज़ काफ़ी करना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, 26 जून को ध्यान रखना ड्रग एब्यूज़ एंड ट्रैफिकिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली जनजातीय रानी के तौर पर जो है चुना गया है किसको, पल्लवी दारुआ। पल्लवी दारुआ जो है उड़ीसा के कोरापुट जिले से रिलेटेड है, और ये भारत की पहली जनजातीय रानी है ना, ट्राइबल क्वीन की अगर बात करें तो पहली जनजातीय रानी के तौर पर जो है ये चुनी गई है। तो फ्रेंड्स हमें बस यही ध्यान रखना, भारत की पहली जनजातीय रानी के तौर पर किसको चुना गया है, पल्लवी दारुआ। तो पल्लवी दारुआ इनका नाम ध्यान रखिएगा। चलिए, मिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो जो है मिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है फैक्ट्री जो कि सैमसंग के द्वारा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सैमसंग ने इसको सेटअप किया है, मोबाइल फैक्ट्री जो कि सेटअप की गई है नोएडा में, ठीक है। और सैमसंग कहाँ की कंपनी है, साउथ कोरिया की कंपनी। तो साउथ कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं मून जे इन, वो भी इस उद्घाटन समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया, और नोएडा में वर्ल्ड की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री का जो है उद्घाटन किया गया। इससे हम उम्मीद कर रहे हैं तकरीबन 12 करोड़ मोबाइल हैंडसेट्स जो है हर साल जो है सैमसंग बढ़ाएगा, और काफ़ी ज़्यादा उसके प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हमें देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ हमारे देश में भी लोगों को रोज़गार वगैरह जो है उपलब्ध होंगे, एम्प्लॉयमेंट भी इससे हमारा जनरेट होगा। एक पॉइंट और ध्यान रखना, अराउंड 5000 करोड़ रुपीज़ का इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, और इस प्लांट में तकरीबन 5000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं सैमसंग ने। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए नीति आयोग की अगर बात करें तो नीति आयोग यहाँ पर काफ़ी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। देखिए पहला तो हम कुछ पॉइंट समझ लेते हैं नीति आयोग के बारे में, फिर ये न्यूज़ समझते हैं क्या है। देखिए नीति आयोग जो है हमारे देश में, नीति आयोग, देखिए पहला तो क्वेश्चन आपको नीति आयोग का फुल फॉर्म ध्यान रखना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका हम फुल फॉर्म एक तो ध्यान रखेंगे, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए नीति आयोग की बात करें अगर, तो नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग और राष्ट्र विकास परिषद, दैट इज प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, दोनों को स्क्रैप अप करके मिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको जो है फर्स्ट ऑफ जैन फर्स्ट ऑफ जैन 2015 में इसको स्टार्ट किया। और हमारे देश में अब 5 ईयर प्लान्स नहीं, अब हमारे देश में ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो काम करता है वो नीति आयोग काम करता है। तो ये कुछ आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। नीति आयोग ने देश में हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए नेशनल हेल्थ स्टैक पैटर्न, एक स्टैक, नेशनल हेल्थ स्टैक जो है वो जारी किया है।
इस पेपर में बेसिकली ये बताया गया है कि गवर्नमेंट को सजेस्ट किया गया है कि किस तरह से हम हमारे देश में जो है हेल्थ सेक्टर्स की अगर बात करें, हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, हेल्थ सेक्टर को कैसे बूस्टर प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए नेशनल हेल्थ स्टैक पेपर जो है शुरू किया गया। फ्रेंड्स, हमारे देश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है स्कीम लॉन्च की गई है कुछ समय पहले ही, आयुष्मान भारत, जिसमें हेल्थ सेक्टर में एक रेवोल्यूशनरी चेंज जो है, क्रांतिकारी परिवर्तन ये ला सकता है। तो ये आयुष्मान भारत की स्कीम के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अलग से। तो फ्रेंड्स, हमें ये नीति आयोग के बारे में थोड़े से पॉइंट ध्यान रखने हैं। एक पॉइंट और, नीति आयोग की अगर बात करें तो नीति आयोग के जो अगर हम बात करें जो है नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं, ये अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, तो ये एक्स ऑफिशियो पोस्ट होती प्राइम मिनिस्टर की, मतलब जो भी बंदा प्रधानमंत्री बनेगा वो ऑटोमेटिकली इसका हेड बन जाएगा। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अगर बात की जाए तो मिस्टर नरेंद्र मोदी जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसके जो है करंट चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें एक और क्वेश्चन याद रखना है कि वाइस चेयरपर्सन करंट कौन है। वाइस चेयरपर्सन की अगर बात की जाए तो वाइस चेयरपर्सन है डॉक्टर राजीव कुमार। तो डॉक्टर राजीव कुमार की अगर बात की जाए तो डॉक्टर राजीव कुमार ये इस समय नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन है। और साथ ही साथ एक पॉइंट और, ये इसके सीईओ कौन है, तो इसके सीईओ हैं इसमें करंट टाइम में मिस्टर अमिताभ कांत। तो मिस्टर अमिताभ कांत की अगर बात की जाए तो मिस्टर अमिताभ कांत ये करंट सीईओ हैं जो है नीति आयोग के। तो नीति आयोग में फिर से हम पॉइंट एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने देखा। नीति आयोग ने एक नेशनल हेल्थ स्टैक पेपर जो है वो पब्लिश किया है, जिसमें हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर काम करेगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को इसको सेटअप किया गया। इसके चेयरपर्सन कौन है, मिस्टर नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरपर्सन कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार। और सीईओ कौन है, मिस्टर अमिताभ कांत। और नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन और एनडीसी को खत्म करके बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में अगर बात करें तो 6 प्रतिष्ठा संस्थानों की जो स्थिति को जो है यहाँ पर पहचाना गया, उसको मंजूरी दिया गया है, जिसमें इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस की अगर बात करें तो 3 जो है सार्वजनिक क्षेत्र से मतलब सरकारी विश्वविद्यालयों, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को चुना गया है। और 3 जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या निजी विश्वविद्यालय हैं उनको चुना गया है। देखिए, अगर टॉप की अगर बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है इसमें टॉप किया है। अगर पब्लिक सार्वजनिक क्षेत्रों की अगर बात करें, सार्वजनिक विश्वविद्यालय या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की, आईआईटी दिल्ली इस सेकंड नंबर और थर्ड नंबर है आईएससी बेंगलोर का। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नंबर 1 रिलायंस फाउंडेशन का जो है जियो इंस्टीट्यूट, बिट्स पिलानी जो है यहाँ सेकंड नंबर पर, और थर्ड नंबर पर मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन की थर्ड नंबर पर। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट नंबर पर है वो तो हमें जरूर ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें तो आईआईटी बॉम्बे, और अगर बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तो उसमें रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा जियो इंस्टीट्यूट जो है ये रहा फर्स्ट नंबर पर। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो हमें पता है इसी साल जो इंडिया जो है यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज़ अगर हम बात करें ईबीआरडी का हम मेंबर बने हैं, हम लोग को सदस्यता मिली है और हम इसके 69 नंबर के जो है मेंबर या शेयर होल्डर बने हैं। ठीक है, एक पॉइंट और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ईबीआरडी यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ईबीआरडी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है, इसका हेडक्वार्टर आपका लंदन यूके में, सॉरी लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है। और भारत में को इसमें जो है मेंबरशिप जो है लास्ट ईयर हमें जो है इसकी मेंबरशिप जो है हमें मिली है और हम इसके सदस्य के तौर पर काम कर रहे हैं। अगला देखते हैं, नेक्स्ट वन, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की अगर बात करें तो भारत में मतलब आप किस जो है जगह पर रहते हैं, किस सिटी में रहते हैं जहाँ पर जो लाइफ काफ़ी ज़्यादा इजी है, तो उस लिस्ट में अगर देखें तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा जो बेस्ट लाइफ जो है सर्वाइवल के लिए है वो है पुणे। अगर हम बात करें सिटीज़ की अगर बात करें जहाँ ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स काफ़ी अच्छा है, दूसरा है नवी मुंबई, तीसरे नंबर पर ग्रेटर मुंबई। और बॉटम से जो जिन सिटीज़ ने टॉप किया है, रामपुर जो कि यूपी में देखने को मिलेगा, कोहिमा हो गया और पटना यहाँ पर ये लिस्टिंग है। तो नंबर 1 हम ध्यान रखेंगे पुणे ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में नंबर 1। और बॉटम से अगर बात करें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी रही, रामपुर की। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ युवाओं को जो है स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करने के लिए जो है यहाँ पर कंपलसरी जो है यहाँ पर सिस्टम जो इन्होंने शुरू किया है। तो छत्तीसगढ़ युवाओं को कौशल विकास अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है, जिसमें यहाँ की गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई भी पर्टिकुलर अगर युवा है छत्तीसगढ़ में है तो उसको जो है स्किल डेवलपमेंट की जो फैसिलिटीज़ हो वो प्रोवाइड की जाएगी। और इसके द्वारा जो है इस राज्य में स्किल जो है लेबर या फिर जो स्किल यूथ जो है उसको बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़। हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद में वन्य जीव संरक्षण के लिए या वाइल्ड लाइफ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इंडिया का पहला जेनेटिक बैंक जो है वो शुरू किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना है, राष्ट्रीय वन्यजीव अनुवांशिक संसाधन बैंक ने इसको सेटअप किया गया, जिसमें जो इंडेंजर स्पीसीज या फिर लुप्त प्राय जो प्रजातियाँ हैं
उनको जो है बचाने के लिए यहाँ पर काफ़ी मदद मिलेगी। तो हमारे लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वन लाइनर आप याद रखेंगे। भारत का पहला जेनेटिक बैंक कहाँ पर खोला गया है? इन हैदराबाद। और हैदराबाद क्या है? तेलंगाना। याद रखेंगे, वन्य जीव संरक्षण के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में विक्रम साराभाई जी को भारत में स्पेस रिसर्च का या स्पेस का जो है अगर हम बात करें तो स्पेस रिसर्च के जनक के तौर पर माना जाता है। और इंडिया में स्पेस रिसर्च को देखने के लिए सारा का सारा काम देखता है इसरो, दैट इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और मिस्टर के सिवन की अगर बात करें तो मिस्टर के सिवन जो है ये इसके करंट चेयरपर्सन है, ये इसके हेड है, ठीक है, ये इसके करंट चीफ है। तो इसरो के चीफ कौन है? मिस्टर के सिवन। और बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, ये पॉइंट हम ध्यान रखेंगे। तो इंडिया इंडिया प्लान कर रहा है कि 2019 में हम जो है हम चंद्रयान मिशन 2 जो है वो लॉन्च करना चाहते हैं। चंद्रयान मिशन 2, चंद्रयान मिशन 2 में हमारे पास जो जो है चंद्रयान मिशन जो हम लॉन्च करेंगे उसमें हमारे पास एक पर्टिकुलर लैंडर होगा जो कि चंद्रमा की सरफेस पर या मून की सरफेस पर लैंड करेगा। उस लैंडर को जो है विक्रम साराभाई जी के नाम पर रखा गया है और उस लैंडर को विक्रम नाम दिया गया है। तो क्वेश्चन हमारा ध्यान रखना, चंद्रयान 2 का जो लैंडर होगा उसको किसके नाम से सम्मानित किया गया, किसके नाम पर रखा गया है? तो विक्रम साराभाई के नाम से विक्रम उसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम ध्यान रखेंगे। इसरो का हेडक्वार्टर फ्रेंड जरूर ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु। हमारे यहाँ स्पेस रिसर्च के सारे काम को देखने के लिए इसरो काम करता है। सेम इसी तरह डिफेंस रिसर्च के काम को देखने के लिए हमारे यहाँ काम करता है डीआरडीओ। तो इसको भी ध्यान रखिएगा जरूर, डीआरडीओ दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो डीआरडीओ हम नाम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है। चलिए, एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो कि ब्रिटेन में एक ऑनलाइन मार्केटिंग रिसर्च कंपनी ने सर्वे कंडक्ट किया, जिसमें यू गवर्नमेंट मतलब भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ देशभक्त ब्रांड के रूप में जो है चुना गया। उसमें नाम रहा सबसे पहले एसबीआई का, और दूसरे नंबर पर जो भरोसा रहा लोगों का वो टाटा मोटर्स, तीसरे नंबर पर पतंजलि, चौथे नंबर पर रिलायंस जियो और बीएसएनएल। देखो सर्वे हुआ तो यू गवर्नमेंट जो है ओबनीस के द्वारा ऑनलाइन सर्वे के अकॉर्डिंग भारत का सबसे देशभक्त ब्रांड कौन सा रहा? तो नाम हम ध्यान रखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार जी की अगर बात करी जाए तो एक्टर जो मिस्टर अक्षय कुमार है, इनको जो है रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा के नियमों से लोगों को अवगत कराने के लिए, जागरूक कराने के लिए इनको जो है सड़क परिवहन, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री की तरफ से जो है इनको जो है एम्बेसडर के तौर पर चुना गया है। और ये लोगों को, युवाओं को जो है सड़क सुरक्षा के नियमों से जागरूक करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि सड़क सुरक्षा के नियमों से, रोड सेफ्टी जो है नॉर्म से अवेयर करने के लिए लोग जो है किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो अक्षय कुमार को।